नमस्कार। डायरेक्ट पावर एग्जाम डोज में मैं आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा वर्ण वर्ण और वर्णमाला। सबसे पहले हम वर्ण लेंगे। वर्ण क्या है? हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। यानी वर्ण क्या होते हैं हमारे हिंदी भाषा में? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। मतलब हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया सकता, और भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिस लिपि चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही हम वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। मतलब अब इसका डेफिनेशन को एक बार फिर देखेंगे। हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, और भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। ध्वनि मतलब जैसे कि आ, ई, ऊ, मतलब ए, हम जो मुंह से बोल ही तो रहे हैं, अब इन्हें लिखेंगे कैसे? तो इन्हें लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री, ये सब हमारे क्या है? वर्ण। हाँ, अब बात आती है वर्णमाला क्या होती है। वर्ण वैसे जो है वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये तो थे हमारे वर्ण। अब आते हैं वर्णमाला। वर्ण का मतलब हमने पढ़ा, भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। और ध्वनियां कौन सी? आ, ई, ऊ, ए, ये सब क्या है? ध्वनियां हैं। अब हम आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम क्या होता है? किसी चीज को क्रमबद्ध लिखना। जैसे कि हम 1 2 3 कहते हैं, ऐसे ही ABCD में ABCD, ऐसे ही आ ई, तो ये हो गया हमारा व्यवस्थित क्रम। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा है। वर्णमाला 2 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को जो है, एक तो है हमारा स्वर और ये दूसरा है हमारा व्यंजन। हमारे स्वर क्या होते हैं?
स्वर जिन शब्दों को बोलते समय जो श्वास है किसी मुंह की मतलब उस दीवार से मुंह के अंदर किसी से ना टकराए, या हम ये भी कह सकते हैं जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की जरूरत ना पड़े उसे हम स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों को बोलते समय हमें दूसरे वर्ण की जरूरत पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अतः जो वर्ण स्वतंत्र रूप से ऐसे भी बोल सकते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो वर्ण पतंत यानी दूसरे के सहयोग से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ हम इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, और ये व्यंजन क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारी क्या है क, तो क क्या है हमारा क, ऐसा ये हमें इसके सहयोग से बना है, इसीलिए ये क्या है हमारा व्यंजन है। तो स्वर जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजनों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, और जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का हम जो है इस तरीके से होता है, उसे हम लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वर्णमाला जो है स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं एक बार हम देखेंगे। ये वर्णमाला है और ये हमारा जो है स्वर है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। हमारे ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, आ, ई, उ, री, यानी कि 4। ठीक है, और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं हमारे, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, आ, ई, उ, ए, ओ, यानी कि 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल स्वर कितने होते हैं हमारे, 4 + 7 11। इसी प्रकार व्यंजन हमारे जो हैं तो स्वर हमारे कितने हैं, 4 + 7 = 11। अब आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन हमारे 5 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हमारे, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक
टोटल सारे 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है और इसमें हम 2 और जोड़ देते हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजनों को और जोड़ देते हैं। उत्क्षिप्त ड और ढ, ये हो गए हमारे 27 हो जाते हैं पूरे। 25 + 2 = 27 व्यंजन है हमारी स्पर्श व्यंजन। फिर उसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, सभी को पता होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन। य र ल व 4 होते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं हमारे। ऊष्म व्यंजन जो है श श श ह, श स श श ह। उसके बाद होते हैं हमारे आगत व्यंजन, ये जो है इन्हें विशेषज भी बोलते हैं, जैसे कि ज और फ। उसके बाद हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, ये 2 होते हैं। ये होते छ त्र ज्ञ और श्र, जो है ये हमारे, ये भी 4 होते हैं। इस तरीके से हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27 + 4, थोड़ा 27 + 4 + 4 + 2 + 4 बराबर हो गए 41। तो हमारे जो है कुल वर्णमाला कितनी हो गई? कुल, तो इस प्रकार हमारे कुल व्यंजन हो गए हमारे जो है 41, और स्वर कितने थे हमारे? 11। तो कुल वर्णमाला कितनी हो गई हमारे जो है 52। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो जो है 52। और ये इसीलिए बताया गया है क्योंकि पूछ सकते हैं स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, या का वर्ग में का वर्ग जो कौन से व्यंजन में आता है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। कभी कभी एक ही वर्ड दे देते हैं, जैसे छ, कि छ कौन सा व्यंजन है। स्वर और व्यंजन के बाद हम आते हैं स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। तो स्वरों का वर्गीकरण हमने इस प्रकार किया है, ध्यास, वर्ण नाम, उच्चारण स्थान, यहाँ ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, निरानासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। तो सबसे पहले आता है कंठ है, कंठ यानी गला हमारा, और इसमें कंठ से बोलते हैं जैसे अ आ अह आह, यहाँ जो है। उसके बाद तालव्य, जो तालु का प्रयोग किया जाता है, तालु यानी मुख के भीतर की छत, छत मतलब ये जो स्थान है हमारा ऊपर जो है उसका पिछला भाग। तो यहाँ से स्वर में ई। और उसके बाद आता है मूर्धा, मूर्धा में जो है कंठ प्लस तालु। मूर्धा हमारा होता है मुख के छत की भीतर का अगला भाग, जैसे आज जिसे हम गांव की लैंग्वेज है वैसे में तलुआ बोल देते हैं बहुत लोग, ये मूर्धा होता है। तो इसमें आता है वी, और मूर्धा में कई तो आते हैं कंठ प्लस तालु यानी कंठ तालव्य, तो इसमें दीर्घ में आता है ए। और ओष्ठ प्लस कंठ यानी कंठोष्ठ बोलते हैं, इसे होठ और गला दोनों प्रयोग किए जाते हैं इसमें, तो ओ। उसके बाद आता है हमारा ओष्ठ, ओष्ठ में यानी होठों से बोला जाता है, जैसे उ। तो इस प्रकार हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है। इसमें से भी एक या 2 क्वेश्चन बन जाता है हमारा, जैसे कि ह्रस्व स्वर हमारा मतलब ह्रस्व स्वर आ का कंठ मतलब कौन से कंठ में उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, इस तरीके से, और मतलब ये पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसका स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान किया है। स्वरों के वर्गीकरण के बाद हम आते हैं व्यंजनों का
वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान इस प्रकार होता है। सबसे पहले आता है वर्णनाम, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। उसके बाद आता है हमारा अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण, और सबसे लास्ट होता है सघोष अल्प प्राण नासिक। तो वर्णनाम है पहला कंठ है ये, हाँ तो ये कंठ से बोला जाता है, गले से पहले ही बता दिया था। स्वर में भी ये आता है, तो इसमें कौन से आता है, क, ख, ग, घ, ण। उसके बाद है तालव यानी तालु, मुख के भीतर की छत का पिछला भाग। च, छ, ज, ज, झ, ण। इस तरीके से इनका वर्गीकरण किया है। मूर्धन यानी मूर्धा, मूर्धा क्या है, मुख के छत की भाग का अगला भाग जो होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद है दंत, ऊपरी दांत के निकट से, ये वाले जो हमारे ऊपर के दांत होते हैं उनके निकट से जाती है ये बोलते समय वायु। त, थ, द, ध, न। उसके बाद है ओष्ठ यानी दोनों होठों से, तो ये होता है प, फ, ब, भ, म। इसमें आगत व्यंजन जो है इस तरीके से हमने रख दिए। उसके बाद है तालव्य, तालव्य जो है हमारा तालु होता है, मुख के छत की भाग का अगला भाग होता है। तो ये जो है इसमें अघोष अल्प प्राण में नहीं आते, इसी जो होते हैं हमारे अघोष महाप्राण में श और ये य। इसके बाद आता है वत्सर्य, दांत प्लस मसूड़ा, यानी कि दांत और मसूड़े दोनों प्रयोग होते हैं इसमें। तो होता है श, र, ल। अगला है हमारा दंतोष्ठ, ऊपर के दांत और निचला होठ, यानी ऊपर के दांत और निचला होठ, तो ये आता हमारा व। उसके बाद मूर्धन, मूर्धा, यहाँ मूर्धा पहले था मुख के भीतर की छत का पिछला भाग या अगला भाग आएगा, ये होता है श। फिर स्वरयंत्रीय यानी स्वरयंत्र, और कंठ के भीतर स्थित होता है ये यहाँ पर, इसे कहता है ह। उसके बाद उच्छिप्त, जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए, यानी ड और ढ। इसी के साथ हमारा स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान, और व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, वर्णमाला और वर्ण, ये टॉपिक आज यही खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो।